Hi everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलबैक फंक्शंस और कॉलबैक हेल के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में समझा था और ये भी समझा था कि किस तरीके से सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट से अलग होती है और किस तरीके से ये काम करती है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलबैक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉलबैक फंक्शंस क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है तो उसे ही हम कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसे हम कोड करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे ऐड नाम का। ठीक है, ये फंक्शन हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा ए और बी को एंड रिटर्न क्या कर देगा, इन दोनों का सम ए प्लस बी। ठीक है, थोड़ा इसे जूम कर देती हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और इनका सम जो है वो रिटर्न करके हमें दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट नाम का, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ए और बी को तो लेगा ही, साथ में ऐड जो है इसे भी एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। ये करेगा क्या, console.log, ये प्रिंट कराएगा रिजल्ट इज ठीक है। सो हमने ऐड फंक्शन बना लिया और यहाँ पर हमने कैलकुलेट फंक्शन को भी बना लिया है। कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट कराएगा रिजल्ट इज, और उसके बाद इस ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। तो जो भी हमारा इस ऐड फंक्शन का आउटपुट होने वाला है वो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम दे देते हैं 4,6 एंड कॉमा ऐड। ठीक है, सो यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट इज, और उसके बाद ऐड फंक्शन को कॉल कर देगा ए और बी के आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ऐड फंक्शन कॉल होगा, आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पर 4 और 6 लिए हैं, तो 4 और 6 का सम क्या होता है 10। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा रिजल्ट इज 10। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली यही देखने को मिल रहा है, रिजल्ट इज 10। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है, बट क्योंकि हम यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉलबैक फंक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, इस कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, सो कैलकुलेट जो फंक्शन है इसके अंदर हमने ऐड फंक्शन को पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो ऐड फंक्शन है ये क्या है, कॉलबैक फंक्शन है। ठीक है, तो कॉलबैक फंक्शन हम उसे ही बोलते हैं जिस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। ठीक है, सो ये तो बहुत सिंपल से था, बट ये हमारा सिंक्रोनस कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉलबैक फंक्शंस को समझा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। अब हम इसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐड फंक्शन जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में समझने के लिए सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि सेट टाइम आउट फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनस होता है, यानी कि ये जो कोड मतलब एग्जीक्यूशन होता है कोड का, उसको ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। तो यहाँ पर अगर मुझे 2 सेकेंड्स का डिले चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 सेकेंड्स के डिले के बाद मैं क्या चाहती हूँ कि जो हमारा ऐड फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए विद आर्ग्यूमेंट्स 3,5। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट में हमें 2 सेकेंड बाद 8 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 5 का जो सम है वो क्या होता है, वो हमारा 8 होता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, सेट टाइम आउट क्या है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन के अंदर इसे हम ऐड फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐड फंक्शन क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर इसे हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड हमारा कॉल बैक हो गया। और अगर इसे हम रन करके देखें, वेट अ सेकेंड, इसे अगर हम रन करें तो 2 सेकेंड बाद हमें 8 देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे console.log लिखा नहीं है, रिटर्न लिखा है, इस वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। console.log, और अब अगर इसे मैं रन करूंगी तो 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर 8 जो है वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। ठीक है,
सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोग को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी समझा दिया और सिंक्रोनस कोड लिख के भी आप लोग को समझा दिया कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे कॉल बैक फंक्शंस हैं, इसे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है और इवेंट हैंडलिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो एसिंक्रोनस में तो हमने ये समझ लिया, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा कॉल बैक फंक्शंस जो है वो यूज़ होगा। अब हम समझेंगे इवेंट हैंडलिंग में कैसे ये हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिंपली आप लोग को बता देती हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं कोड, तो किसी एलिमेंट पे हम ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम टाइप ऑफ इवेंट लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक लिख दिया है, ठीक है, क्लिक टाइप का इवेंट है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी लिख लेती हूँ, console डॉट लॉग हेलो। ओके, तो बेसिकली ये जो कोड लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कोई बटन नाम का एक एलिमेंट है, उस पे मैंने ये ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन लगाया है। और ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला कि किस टाइप का हमारा इवेंट है, और दूसरा कि क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जब इस बटन पे हम क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और बटन पे क्लिक करने के बाद कॉन्सोल में हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट ये चीज़ें तो हम ऑब्वियसली जब इवेंट्स को पढ़ रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें समझी, बट अभी हम कॉल बैक की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ये एक फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम इस दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। और अगर यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है, अगर यहाँ पर देखो तो देखने को मिल रहा है बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉल बैक, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, वो कॉल बैक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हमने इसे एक दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इस फंक्शन को, इसीलिए हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। सो हमने ये भी समझ लिया कि इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से हमारा कॉल बैक फंक्शंस करता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को कॉल बैक फंक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर अगर आप किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो फंक्शन हमारा कॉल बैक फंक्शन है। और कॉल बैक फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए और इवेंट को हैंडल करने के लिए यूज होता है। और दोनों का ही एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉल बैक हेल की तरफ, ठीक है। सो कॉल बैक हेल क्या होता है, तो हमारे जो कॉल बैक्स हैं इनके साथ जो सबसे कॉमन इश्यूज है जो आता है वो है कॉल बैक हेल, ठीक है। और इसे हम पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं। अब कॉल बैक हेल का मतलब क्या होता है, कॉल बैक हेल का मतलब होता है मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, यानी कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक। इसी तरीके से अगर डीपली नेस्टेड है तो उसे ही हम कॉल बैक हेल बोलेंगे, ठीक है। कि एक के अंदर एक अगर कॉल बैक्स हैं तो ये हमारा कॉल बैक हेल कहलाता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है यार, कि ये हमारे कोड को हार्डर बनाता है, क्योंकि जो हमारा कोड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। इसे अगर हम कोड करके देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेंगे callback hell.html के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, h2 टैग्स यूज़ करेंगे। हेडिंग 1 होगी ये हमारी, और इसी तरीके से हम 3 हेडिंग्स लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी हेडिंग 2 हो गई और ये हमारा हेडिंग 3 हो गई। इन सब की आईडी दे देती हूँ मैं, इसकी 1, इसकी आईडी हमारी हो जाएगी 2 और इसकी आईडी हो जाएगी 3। तो हमने क्या किया है, 3 हेडिंग्स यहाँ पर ले लिए हैं और इसकी आईडी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। और यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बटन की आईडी दे देते हैं btn और इस बटन पे सिंपली बस हम लिख देते हैं क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ओके। अब अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में आएंगे और जल्दी से हम इन सारी हेडिंग्स को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी 1, इसी तरीके से हम हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के लिए भी यही करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 को उनकी आईडी से यहाँ पर एक्सेस कर लिया है और इस बटन को भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो अगर इसे अभी मैं यहाँ पर देखूँ रन करके तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर 3 हेडिंग्स हैं और यहाँ पर एक बटन है जिस पे क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो हमारा बटन है इस पे हम इवेंट लिसनर का यूज करेंगे, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बटन का मतलब हमारा जो इवेंट का टाइप है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा क्लिक। ठीक है, एंड इसके बाद हमें ये फंक्शन यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 सेकेंड यहाँ पर यूज कर लूंगी, 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, हमारा जो हेडिंग 1 है इसका जो कलर है वो हमारा चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप लोग को ये कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग को पहले डॉम के बारे में और इवेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट्स आपको अगर अच्छे से नहीं आते हैं तो आपको ये कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक कॉल बैक हेल्प प्रोमिसेस असिंक अवेट ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के, और इसे समझने के लिए आपको जो प्रीवियस सारे टॉपिक्स हैं वो बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज किया और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि हमारी जो हेडिंग 1 है उसका कलर हो जाए रेड और वो क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड बाद होना चाहिए। ठीक है, अब अपने इसी वाले जो सेट टाइम आउट है इसके अंदर मैं एक और सेट टाइम आउट का यूज करूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर रही हूँ, बट यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं हेडिंग 2 की स्टाइलिंग चेंज करूंगी। तो हेडिंग 2 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, एंड इस सेट टाइम आउट के अंदर मैं एक और सेट टाइम आउट यूज करूंगी। और इसमें मैं क्या करूंगी, जो हमारी हेडिंग 3 है उसकी स्टाइलिंग चेंज करूंगी। हेडिंग 3 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, सो बेसिकली मैं इसे थोड़ा सा आप लोग को समझा देती हूँ इस कोड में मैंने किया क्या है। तीनों हेडिंग्स को एक्सेस कर लिया, बटन को एक्सेस कर लिया, उसके बाद बटन पे मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगाया। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर में मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज किया। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर जो फर्स्ट वाला सेट टाइम आउट है इसमें मैंने क्या किया, अब हमारी जो हेडिंग 1 है उसका कलर किया रेड। ठीक है, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, जो हमारी हेडिंग 1 है उसका कलर रेड हो जाएगा। और उसके बाद इसी सेट टाइम आउट के अंदर मैंने दूसरा सेट टाइम आउट लगाया है जिसमें हेडिंग 2 का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा 1 सेकेंड बाद, और उसके 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, हेडिंग 3 का कलर जो है वो हमारा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोड हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये हमारा नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन है, यानी कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक। ठीक है, सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल बोलते हैं। जब एक कॉल बैक के अंदर दो कॉल बैक के अंदर, मतलब इस तरह से कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक होता है, यानी कि नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस को ही हम कॉल बैक हेल बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हमने सिर्फ 3 कॉल बैक्स लिए हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जब ढेर सारे कॉल बैक फंक्शंस हमारे नेस्टेड होते हैं तो उस केस में हमारा जो कोड है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रीडेबिलिटी भी कम हो जाती है और कोड का जो फ्लो है उसको समझना भी मुश्किल हो जाता है। और इसे पिरामिड ऑफ डूम भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है इस वजह से। ठीक है, तो अगर अभी हम इसे देखें यहाँ पर और अगर मैं इसे क्लिक करूं तो 1 सेकेंड बाद रेड हुआ, फिर 1 सेकेंड बाद ग्रीन और 1 सेकेंड बाद यहाँ पर हेडिंग 3 हमारी ब्लू कलर की हो गई। तो एक एक सेकेंड के बाद ये तीनों जो हैं अपने कलर चेंज कर लिए यहाँ पे। ठीक है, सो यही था हमारा कॉल बैक हेल्प।
ठीक है। और कॉल बैक हेल जो है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, क्योंकि ये जो कोड है इसे हार्ड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी वजह से इस कॉल बैक हेल की समस्या से, इस कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रोमिसेस और असिंक अवेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारा एसिंक्रोनस कोड है वो और ज्यादा रीडेबल बन जाए और बेटर तरीके से एसिंक्रोनस कोड को हम हैंडल कर सकें। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉल बैक फंक्शंस एंड कॉल बैक हेल्प। मैंने आप लोग को कोशिश की एग्जाम्पल के साथ समझाने की। ये सारे थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को एक बार में समझ ना आए। मैं भी जब अपनी मतलब स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, मैं जब इन सारी चीज़ों को, तो जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आई थी। मैंने भी 2 बार, 3 बार, 4 बार इन टॉपिक्स को देखा था, नोट्स बनाए थे, फिर खुद से कोड किया था, तभी जाके ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएँगी। ठीक है? नोट्स जो हैं और जो कोड है, वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोल्डर में करके प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।